चलिए अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब अगेन नया सब्जेक्ट, पेपर नंबर 2, दैट इज कंपनी लॉ। अब जितना कंपनी लॉ आपने डब्ल्यूटी में पढ़ा है वो इसके रेफरेंस में बहुत छोटा सा पार्ट था, दैट वाज एन इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे हम पूरा 100 मार्क्स का एक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। अब अगेन पूरा एक्ट तो कवर नहीं होने वाला सिलेबस में, बिकॉज हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी तो नंबर ऑफ सेक्शंस अराउंड 470 सेक्शंस है, तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत सारा कंटेंट है। बट उसमें से मेजॉरिटी चीजें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब जो मटेरियल मैंने आपको दिया है दैट इज फर्स्ट हाफ ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इट इज वर्थ 60 मार्क्स। अब इसको ना दो पार्ट में इन्होंने सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। जेआईजीएल में जैसे अपन बात कर रहे थे तो एक पूरा कंप्लीट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। सीएएफएम में दो पार्ट है 60-40, वैसे यहाँ पे भी 60-40 है। तो टोटल जो चैप्टर्स हैं दैट आर 19 चैप्टर्स। 19 में से डिवीजन है 1 to 11 एंड रिमेनिंग 13 to 19। अब इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो मैं 19 चैप्टर्स बोल रहा हूँ 1 to 19, इसमें ओरिजिनल डिवीजन कुछ ऐसा था। 1 से लेके 11 जो है वो पार्ट ए है, और सॉरी 1 to 12 है एक्चुअली। 1 से लेके 12 है वो जो पार्ट ए है, और 13 से लेके 19 है दैट इज पार्ट बी। तो ऐसे दो पार्ट्स में डिवीजन है। दिस इज 60 मार्क्स एंड दिस इज 40। अब यहाँ पे आपको जो मैंने मटेरियल दिया उसमें चैप्टर 1 to 11 लिखा हुआ है। रीजन बीइंग 12th वाला जो चैप्टर है वो अभी सिलेबस में इन्होंने कट डाउन कर दिया, जो रिसेंट चेंजेस है। तो अब पार्ट ए में अपने पास जो चैप्टर बचे हैं वो है 1 to 11। तो जो आपको मटेरियल दिया है वो पूरा पार्ट ए है, दैट इज वर्थ 60 मार्क्स। और जो पीछे चैप्टर्स आएंगे 13 to 19 वाले, उसका वेटेज होगा 40 मार्क्स। इसमें भी एक चैप्टर नंबर 17 है, आपको टॉपिक याद होगा सीएसआर। सीएसआर अपन ने डब्ल्यूटी में पढ़ा था। सीएसआर वाला एक पूरा चैप्टर था, वो इन्होंने हटा दिया बिकॉज डब्ल्यूटी में कहीं ना कहीं कवर हो ही गया था, तो इसमें से माइनस कर दिया, तो वो भी एक चैप्टर कम हो गया। तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ चैप्टर्स आप देखोगे तो वो 19 में से 2 चैप्टर माइनस हो गए, 17 बचे। और यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 10 है, उसको भी 50% इन्होंने लेस कर दिया है। तो 17 चैप्टर्स अब इफेक्टिवली आपको पढ़ने हैं 1 to 11 फर्स्ट पार्ट में, और 13 to 19 वाला ब्लॉक जो है सेकंड पार्ट में। नंबरिंग अपन अभी चेंज नहीं कर रहे। जो नई मॉड्यूल आई ना, इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे क्या किया, मॉड्यूल वही रखी है, लेकिन जो डिजिटली उसके अंदर ऐसे कट कर दिया कि बोले ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने भी बुक का पेज सेटिंग और नंबर ऑफ पेजेस एंड ऑल पूरा चेंज करके अपडेट नहीं किया है, लेकिन उसी में कट करके वही पीडीएफ री अपलोड की हुई है वैसा। तो नंबरिंग अपन वही लेके चल रहे हैं जो ओरिजिनली थे। अब जो सिलेबस है वो आपके सामने, आप देख लो कंटेंट में क्या क्या है। शुरुआत के जो 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर और दूसरा है टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर, वो एग्जैक्टली वही है जो आपने सीएसडब्ल्यूटी में पढ़ा है, सेम पूरा रिपीट। अब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कंपनी लॉ में इंट्रोडक्शन में मुझे वही चीजें आपको एक बार से रिवाइज करवानी पड़ती है जो डब्ल्यूटी में आपको पढ़ाई है, क्योंकि नया कोई टॉपिक है नहीं। नया जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगा, दैट इज रिलेटेड टू चार्टर डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। वो भी हमने ब्रीफिंग देखा था, लेकिन डिटेल में यहाँ पे आएगा। तो पहले 2 चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पता है। अब अभी अपन फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें मैं आपको एक बार थोड़ा क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ। चीजें वही है जो आपने देखी भी हुई है, जितनी आपको याद आया बता भी सकते हो, तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा, नया उसमें कुछ है नहीं। शुरू करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बता दूं, तो जो क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं उसमें मेजॉरिटी केसेस आएंगे, केस लॉस। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। जेआईजीएल में मोर देन 50% आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, 60-70% बोल लो। 20-20 में केस लॉस आते हैं। कंपनी लॉ उल्टा है, इसमें आपको 70 to 75% केस लॉस मिलेंगे और 25-30% डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टोरी देंगे, स्टोरी में से आपको रिलेट करना है कौन सा टॉपिक पूछा है, उसके बेसिस पे लिखना है। अब केस लॉ से डरने वाली कोई नीड है नहीं। बहुत बार स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार केसेस हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। मुझे पर्सनली एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा लगता है कि केस ज्यादा ईजी होते हैं, बिकॉज हिंट होता है वहां पे। अब मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूँ स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, तो यार पूरा याद करके लिखना पड़ेगा, सामने कुछ नहीं है। लेकिन केस में अगर एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, उसमें स्टोरी दी है, जब आप पढ़ते हो ना तो स्टोरी से आपको क्लिक हो जाता है कि अच्छा हाँ ये वाले टॉपिक की बात हो रही है, दैट इज अ डायरेक्ट हिंट। तो केस लॉ को आपको ना उस एंगल से नहीं देखना है कि यार ये परेशान करेंगे, उस एंगल से देखना है कि इसी में हिंट छुपा हुआ है, टॉपिक याद आ जाएगा, रिलेट हो जाएगा और अपना आंसर बन जाएगा। तो केसेस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी उसको इंटरप्रेट करने की, कि उसको पढ़ के समझना कैसे, और वो चीज कैसे होगी। मैं आपको जो ये पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं लाइन टू लाइन वो छोटे बच्चों की तरह रीड और ट्रांसलेट नहीं कराऊंगा। स्कूल में वैसे ही पढ़ाते हैं, एक एक लाइन 4-4 बार गाना गा गा के बच्चे बोलते हैं, टीचर उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, फिर याद करा देते हैं, हो गया। उस अप्रोच का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका दिमाग खुद का नहीं चल रहा है।
जो मैं करवा रहा हूँ आप किए जा रहे हो। 4 बार बोलूंगा तो अभी लर्न कराऊंगा, चलो मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है, वो लर्निंग के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपका खुद का इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप ही नहीं होता है। और वो स्टूडेंट जो इस तरीके से लाइन टू लाइन सीख सीख के सुन सुन के पढ़ते हैं ना, एग्जाम में केस समझ नहीं आते उनको। तो ये कंपनी लॉ पूरा केस लॉ है, आपका इंटरप्रिटेशन मतलब पढ़ा और उसका ये मतलब है वो आपको रियल में समझ आना चाहिए। वहां पे मैं नहीं होगा कि सर मेरे से पूछ लो, मैं ट्रांसलेट करके बता दूं, वो आपको खुद करना है। वो तब डेवलप होगा जब आप खुद लैंग्वेज को रीड करके उसमें से चीजें ढूंढ के लाओगे, अगले दिन मेरे से पूछोगे, गूगल सर्च करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू यूज योर माइंड, नॉट ओनली कि मेरे ट्रांसलेशन के बेसिस पे आप चीजें सीखते जा रहे हो। बाकी लाइन टू लाइन एक एक वर्ड पढ़ा पढ़ा के आपको ट्रांसलेट करके समझाना, तो मेरी तो 100% ड्यूटी पूरी, मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया, एक भी वर्ड छोड़ा नहीं, लेकिन आपका डेवलपमेंट उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और ये चीज आपको बहुत नियर टर्म में प्रॉब्लम देगी जब आप एग्जीक्यूटिव, फाइनल और इंटर्नशिप की तरफ जाओगे। चलो रट्टा मार के ट्रांसलेट करके हर चीज समझा के आपके 2 लेवल क्लियर हो गए, लेकिन जब ऑफिस लेवल पे आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे आपको कोई सिखाने नहीं बैठेगा। मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं पुराने जो अभी इंटर्नशिप में हैं, अब जब वो प्रोफेशनल में हमारे पास पढ़े हैं और फिर इंटर्नशिप में जाते हैं, तो वो शिफ्ट ना थोड़ा सा उनको कभी कभी परेशान करता है। तो काफी स्टूडेंट मिलने भी आते हैं, बात करते हैं, अब उनकी एक्सपेक्टेशन वैसी होती है। आर्टिकलशिप में तो हम सीखने जा रहे हैं ना, तो भाई सिखाएंगे, ऐसे काम होता है, वैसे काम होता है, जैसे यहाँ मैं आपको हर चीज एकदम प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, क्या ये चैप्टर पढ़ेंगे आज ऐसे होगा, तो यू गेट एन एक्सपेक्टेशन कि नहीं वहां पे भी ट्रेनिंग होगी। बट वो क्या है, रियल लाइफ है, वहाँ ट्रेनिंग नहीं है। वहाँ ऐसा है कि आप ट्रेनी बन के जा रहे हो, बट ट्रीटमेंट आपको एम्प्लॉय वाला मिल रहा है। अब आपका एम्प्लॉयर है, मैंने मेरे स्टूडेंट से रिसेंटली बात हुई, वही बोला मैंने, यार वो एम्प्लॉयर है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है तुमको पढ़ाना, तो मैं तुमको बच्चों की तरह बिठा के पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो तुमको फील हो रहा है कि नहीं जो भी प्रॉब्लम हम जाके बोलेंगे सामने वाला समझाएगा। बट वहां पे वो जो एम्प्लॉयर, उसका माइंडसेट वैसा नहीं है ना, वो तो क्लाइंट लेके बैठा है, उसको तो ये प्रेशर है कि डेडलाइन पूरी करनी है, एमसीए के फॉर्म भरने हैं, रिटर्न सबमिट करना है, सीजन है, उसको तुमको एज ए स्टूडेंट थोड़ी ना सिखाना है, वो तो तुमको ट्रेनिंग दे रहा है। अब ट्रेनिंग कैसे होगी, पूछ पूछ के 4 लोगों से गिरते पड़ते सीखोगे आप। अब वहां जाके ऐसा नहीं होगा चलो आज क्लास लेंगे, ये फॉर्म ऐसे भरते हैं, सबको समझा रहे हैं जैसे यहाँ पे हो रहा है, वैसा नहीं होगा। आप अपने सीनियर को पूछोगे, आप अपने साथ में और आर्टिकल जो आपसे पहले आ चुके हैं उनसे सीखोगे, कुछ नहीं समझ आएगा तो आपके एम्प्लॉयर को पूछोगे, कभी वो टाइम दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा, कुछ गूगल सर्च करोगे, कुछ एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, कुछ सेबी की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, ढूंढना पड़ेगा आपको, खुद हाथ पांव मारने पड़ेंगे काम सीखने के लिए। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोई पढ़ाएगा नहीं वहां पे, तो अपना दिमाग चलाना नहीं आता होगा। अभी आपको बोला यार आरओसी की वेबसाइट पे है, देख लो कैसे होता है, वहां पे जाके आपने पढ़ा, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कभी सीखा नहीं, कोई सिखाने वाला था आपके पास जो आपको ट्रांसलेशन करवा देता था। तो वो हैबिट शॉर्ट टर्म में काम लग जाती है, लॉन्ग टर्म में आपका डेवलपमेंट नहीं होता। मैं थोड़ा मानता हूँ कि यार अपने को लॉन्गर पिक्चर देखना है कि आगे जाके आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छा बनने के चक्कर में एक एक लाइन आपको रटा दूंगा, आप मेरे से बहुत खुश हो गए कि यार सर एक एक लाइन बढ़ा देते हैं, मजा आ जाता है। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे ना, वो आदत ऐसी हो जाएगी ना स्पून फीडिंग की कि आप खुद से नहीं सोच पाओगे। तो थोड़ा इस चीज को बैलेंस करना है। अब मैं सब कुछ आपको दे दूंगा वो भी ठीक नहीं है, और पूरा ही आपको करवा दूंगा वो भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो 10 to 20% कंटेंट ऐसा होगा जहां मैं आपको लाइन टू लाइन आंसर्स नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने मीनिंग समझा दिया है, आपको रीड करना है, आपको अभी बैठ के पढ़ना है, अभी पढ़ो मेरे सामने, डाउट अभी पूछ लो, लेकिन रीड करने का एफर्ट आपको साथ में करना पड़ेगा। लॉन्गर टर्म में आपको लगेगा कि नहीं यार ये मेथड ठीक था, हमारा खुद का दिमाग इवॉल्व हुआ, ऐसा नहीं कि वो वहीं के वहीं रह गए। तो वो चीज पहले से अपने मेंटेन करेंगे, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेंट है ना, मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा बोरिंग भी हो जाएगा। एक एक लाइन पढ़ी, फिर उसको ट्रांसलेट किया, छोटे बच्चों की तरह गा गा के याद कर रहे हैं, 4 दिन बाद आपको लगेगा कि यार बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो सीखने से ज्यादा लर्निंग पे आपका फोकस चला जाएगा, वो नहीं करना है। सब्जेक्ट बहुत इन डेप्थ है, मजेदार है, प्रैक्टिकली सीखने को बहुत कुछ है। तो आप है ना लैंग्वेज लर्न करने से पहले आप चीजों को समझने पे फोकस करोगे ना, तो आपका डेवलपमेंट उतना अच्छे से होगा कि आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए वो मेथड पे आपको ट्रस्ट करके चलना है और स्टार्टिंग से उसको मेरे साथ साथ फॉलो करना है। 1 हफ्ता 10 दिन जब पढ़ोगे ना, फिर आपको लगेगा कि यार वो बर्डन नहीं है, कुछ नया सीखेंगे, जब लेक्चर से बाहर निकलेंगे कोई नए पॉइंट्स माइंड में लेके जाएंगे और घर जाके उसको रीड करेंगे तो रिलेट भी हो जाएगा, तो मजा आने लगेगा। तो आपका ना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन सब्जेक्ट्स में बहुत जरूरी है मेंटली। सिर्फ ऐसा नहीं कि यार वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज यही आपका आगे काम है। कंपनी लॉ का ही जो पढ़ रहे हो ना, आरओसी के काम आपको करना है ना, तो ये सारी चीजें आपकी रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट बनने वाली है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी है। तो उसी चीज पे अपन शुरुआत से फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अभी अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे केस लॉस पे ज्यादा फोकस रहेगा, वो आप ध्यान रखना, और मैं आपको समझाऊंगा कि उसको लिखना कैसे, बिकॉज केसेस को अप्रोच करने का अपना ही तरीका है। थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ने देते हैं, जब अपनी पहली टेस्ट आएगी ना, उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स को लिखना कैसे, क्योंकि अभी कुछ समझाया नहीं है, तो मेरे पास रेफरेंस के लिए कोई सेक्शन या ऐसा कुछ नहीं है, तो तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लिखोगे तो आइडिया आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013।
कंपनी सेक्रेटरी के लिए तो यही भगवत गीता है और यही बाइबल है, ठीक है, वैसा है, क्योंकि सब कुछ इसी के बेसिस पे आपका पूरा करियर आगे चलने वाला है। दैट इज द कंपनीज एक्ट। अब हमने हिस्ट्री देखी थी इसके, कोई भी एक्ट पास होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमने बात की, अभी आरटीआई में भी देख लेते हैं कि पहले एक बिल प्रेजेंट होता है, फिर वो बिल लोकसभा में पास होगा, फिर वो बिल राज्यसभा में पास होगा, इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास जाएगा। जब वो साइन करेंगे फाइनली, तब जाके जो बिल है वो कन्वर्ट होगा एक्ट में। अब कंपनी लॉ के लिए जो बिल प्रेजेंट किया गया था वो 2012 में प्रेजेंट हुआ, और इसको पास करते करते प्रेसिडेंट का साइन करवाते करवाते 2013 हो चुका था, इसलिए एक्ट का नाम रखा गया द कंपनीज एक्ट 2013। इफेक्टिवली इसको जब प्रैक्टिस में एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, दैट डेट वाज 1 अप्रैल 2014। ये वो डेट है जिस दिन से कंपनीज एक्ट एक्चुअली में 2013 वाला एग्जीक्यूट हुआ कि अब से इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। अब पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो इस एक्ट में है वो है 470। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, और हमने ये भी देखा था कि 470 सेक्शंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं, चैप्टर्स। और टोटल कितने चैप्टर्स थे कुछ याद? 29 चैप्टर्स। आपका सिलेबस भी अभी मैंने आपको 1 से 11 चैप्टर ऐसे डिवाइड करके दिया हुआ है, तो एक साथ सारा कंटेंट दे दूंगा तो कैसे आप उसको जज करोगे कौन सा टॉपिक कहाँ पे प्लेस्ड है। तो एक्ट में भी ऐसे ही किया है, 29 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया और टोटल 470 सेक्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं, जो पुराने एक्ट के कंपैरिजन में रिड्यूस हुए। ओल्डर एक्ट जो आपका था इसके पहले वो था 1956, इसके अंदर तो कुछ 651 के अराउंड सेक्शंस थे। नए डॉक्यूमेंट में उन्होंने सेक्शंस को रिड्यूस किया। अच्छा, ये जो नया एक्ट आया था 2013 वाला, इसके लिए नई कमेटी बनी थी, कुछ याद है? कमेटी कौन सी थी, कमेटी का नाम क्या था, जिन्होंने सजेशंस दिए थे कि नए एक्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? कुछ नाम याद आ रहा है? कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे जिनके नाम पे कमेटी थी? कुछ एग्जांपल्स भी बीच बीच में आए थे, ओपीसी, वुमेन डायरेक्टर, ये वो सब सजेशंस उनके थ्रू दिए गए थे। याद आ रहा है? एमसीक्यू में था, भी चैप्टर 1 में ही था, अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मतलब एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में। कौन सी कमेटी थी? जे ईरानी, डॉक्टर जे ईरानी कमेटी। डॉक्टर जे ईरानी जो है वो टाटा ट्रस्ट जो है वो उसके मेंबर है, और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, और बाकी मेंबर्स भी थे। उनको बोला था कि हमें नया कंपनी लॉ जो है वो बनाना है, 1956 वाला पुराना होता जा रहा है, आप सजेशंस दो। ये कमेटी बनाई गई थी 2004 में दिसंबर में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी थी मई 2005 में। इस रिपोर्ट के बेसिस पे बिल पास हुआ है, और गैप आप देख लो कितना है, ये पॉलिटिकल गैप है। कमेटी तो अपना काम 6 महीने में करके निकल जाती है, सरकारी एग्जीक्यूशन में इतना टाइम लग जाता है। तो फिर ये एक्ट जो बना वो इस कमेटी के बेसिस पे, और हमने डॉक्टर जे ईरानी कमेटी की बात काफी बार तभी भी की थी, अभी भी करेंगे, कि इनके दिए गए कौन कौन से सजेशंस को एक्ट में गवर्नमेंट ने यूज किया। वैसा अब 1956 से जो एक्ट चल रहा था वो रिपेयर होते होते, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट अमेंड होते होते 2013 तक चला। इस पॉइंट पे फिर सरकार ने बोला कि अब ये गाड़ी रिपेयर करवा के नहीं चलने वाली, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। इसको रिपील किया, कैंसिल किया, और इसके बदले एक पूरा नया एक्ट लेके आ गए। तो अमेंडमेंट्स तो 50 बार हुए होंगे इतने ईयर्स में। ये एक्ट आने के बाद भी आज 2025-26 आ चुका है, ये एक्ट भी बीच में बहुत बार अमेंड हुआ। 2015 में अमेंड हुआ, 2017 में हुआ, 18, 19, 20, 22 अमेंडमेंट आते रहते हैं। अब अमेंडमेंट में पूरा एक्ट चेंज नहीं करते, जितनी चीज खराब हुई है ना उतने पार्ट चेंज करते हैं। तो जो आपका 470 सेक्शंस हैं वो तो इंटैक्ट है, उसमें कहीं पे कभी 5 सेक्शंस, कभी 10 सेक्शंस, कभी 12 सेक्शंस, जहां जहां उनको लगता है कि इसमें छोटे मोटे चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस किए जाते हैं। तो द अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ फुल डॉक्यूमेंट और अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, इट विल हैव ओनली द नंबर ऑफ सेक्शंस दोज हु हैव बीन अमेंडेड और चेंज्ड। तो उसमें छोटा सा डॉक्यूमेंट होगा 10-20 पेज का, और लिमिटेड चेंजेस होंगे, और क्लियर लिखा होता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 इज अमेंडेड, इस वर्ड के बदले ये वर्ड आ गया, सेक्शन 10 अमेंड हो गया, नया सेक्शन ऐड हो गया, पुराना डिलीट हो गया। तो आपको उसमें सिर्फ चेंजेस मिलेंगे। मैं डॉक्यूमेंट दिखा भी देता हूँ अभी, तो अमेंडमेंट एक्ट कैसा होता है और मेन एक्ट कैसा होता है वो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये सब बेसिक्स हैं कि एक्ट के बारे में कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है। फिर हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। सबसे सीनियर मोस्ट अथॉरिटी कौन सी है इंडिया में जो कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर कर रही है? कुछ नाम ध्यान है? सबसे सीनियर मोस्ट अथॉरिटी इंडिया में जो कंपनीज एक्ट को मैनेज करे, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं।
तो शी इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब इन्होंने बोला यार न्यू दिल्ली में एक ऑफिस तो सेटअप कर दिया एमसीए का, लेकिन पूरे इंडिया की कंपनीज को कैसे मैनेज करे, तो इसके लिए फिर बोला थोड़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ेगा। तो हमने देखा एमसीए के सबऑर्डिनेट में जो अथॉरिटी है उसका नाम है रीजनल डायरेक्टर, आरडी। 7 जोन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया और हर जोन में एक रीजनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। एक जोन में फिर 3-4 स्टेट्स होंगे, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, वैसे करके डिवीजन है। आरडी को भी आगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ा स्टेट वाइज, और उसका नाम रखा गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये है स्टेट वाइज, ये बात हुई थी। हर स्टेट में एक आरओसी, गुजरात की आरओसी का ऑफिस अहमदाबाद में, ठीक है। वैसे ही और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल आरओसीज भी है। याद है आपको, ऐसे 2 स्टेट्स थे जहाँ पे 2 आरओसी है, एक महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो 2 आरओसीज है, एक मुंबई और एक पुणे, ये महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में जो आरओसी है वो एक चेन्नई और एक कोयम्बटूर, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों स्टेट्स इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है कि एक आरओसी भी इनफ नहीं थी, तो बोला भाई आधा आधा बांट दो, आधा मुंबई जोन में, आधा आपके पुणे वाले जोन में। तो ऐसे करके डिवीजन उन्होंने कर दिया। तो मल्टीपल आरओसीज वाले सिर्फ ये 2 स्टेट है, बाकी सब स्टेट में एक ही आरओसी है। तो ये हमने देखा था कि भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से किया गया। फिर हम बात कर रहे थे कि आरओसी और कंपनी आपस में रेगुलरली बात करते रहते हैं, बिकॉज कंपनी में जो कुछ भी होता है वो आरओसी को बताने की जिम्मेदारी कंपनी की है, और वही आपका रोल है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक सीएस के थ्रू होता है, कंप्लायंस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, आरओसी फाइलिंग बोलते हैं। तो आरओसी में फाइलिंग करना, आरओसी के साथ डील करना एक सीएस का बेसिक काम है। अब जब इंटर्नशिप में आप जाते हो तो जो इंटर्नशिप की एबीसीडी है वो यही है कि पहले आरओसी का जो कंप्लायंसेस है वो सीखो। अब स्टूडेंट्स आजकल नई नई वेराइटी लेके आते हैं, डिमांड एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है। बच्चे आते हैं जो फाइनल क्लियर करके इंटर्नशिप में, सर मुझे ना मर्जर अमालगमेशन का काम सीखना है, फिर बोले इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का काम सीखना है, पेटेंट कॉपीराइट का काम सीखना है, लिस्टेड कंपनियां काम करना है। बोले छोटा काम करना ही नहीं अपने को, एबीसीडी मत सिखाओ, सीधा मैं आईएलटीएस की एग्जाम दूंगा, ऐसा कुछ बताओ। बोले यार तुम लोग अभी तो फाइनल दिया है, अभी तो प्रैक्टिस का कुछ पता भी नहीं है कि ऑफिस का काम होता कैसे, और सीधा डिमांड लेके आते हो। और तुम्हारा मैं क्या करूं, मतलब वोडाफोन आइडिया का मर्जर ही तुमसे करवा दो सीधा, कैसे करूं, या वोडाफोन आइडिया बंद करवाने तुम सीधा इंसॉल्वेंसी करवा दोगे। तो आता भी है कुछ, तो बेसिक तो पहले सीखो। तो भाई कोई भी फॉर्म में जाते हैं ना, फॉर्म में जाते हैं, आजकल उल्टा होता है, फॉर्म वाले का इंटरव्यू ये लोग लेके आ जाते हैं, क्या क्या काम सिखाओगे। वो पूछता है तुमको क्या आता है, बोले तुम क्या सिखाओगे, तुम्हारे पास क्या क्या है मुझे सिखाने के लिए, मुझे लगना चाहिए कि मेरे लेवल का सिखाओगे तो ही ज्वाइन करूंगा। बोले यार ये तो अलग ही डिमांड है, अपने को आता कुछ नहीं और स्वैग पूरा अपने में कि भाई आप क्या क्या सिखाओगे। फिर पूछ के आते हैं सर इनके पास तो खाली आरओसी का ही काम है। बोले तुमको आता है क्या सारा काम आरओसी का। बोले नहीं पर ये तो हर जगह होता है, हमको ये सीखना है वो सीखना है। वो जितना इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सुन लिया ना, वो सब दिमाग में चढ़ गया होता है कि अपने तो यही काम करेंगे। बट पहले आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। एमजीटी 14 भरना नहीं आता है, लेकिन सीधा मर्जर अमालगमेशन सिखा दो। बोला वो एडवांस लेवल का काम है, पहले बेसिक तो पूरा करो। तो ये बेसिक काम है, तो ये तो आपको पहले सीखना ही है। फिर आपकी फर्म में आप जहाँ पे भी काम सीख रहे हो और एडिशनल चीजें आती जाएंगी तो एड ऑन करते जाना। बोले सर आईपीआर का काम करना है, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का। बोला इतना टेक्निकल काम है भाई, वो ट्रेडमार्क कॉपीराइट कोई छोटी चीज नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां सालों साल कोर्ट में केस लड़ती है, तब जाके ट्रेडमार्क कॉपीराइट के केस खत्म होते हैं। तो पता है वो पुणे में केस हुआ है बर्गर किंग वाला, सोशल मीडिया पे भी लास्ट 1-1.5 महीने पहले काफी चल रहा था। बर्गर किंग करके पुणे में आई थिंक एक बर्गर जॉइंट है, कैफे है, वो बहुत पुराना है, मतलब 1950-60 से चल रहा है, 50-60 साल से चल रहा है इंडिया में। कोई इंडिविजुअल है जिसने एक बर्गर वाला रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, नाम रख दिया बर्गर किंग। आपको पता है बर्गर किंग यूएस का ब्रांड है, सूरत में भी है, काफी जगह पूरे इंडिया में है। बर्गर किंग वाला जब इंडिया आया तो उसने इस कैफे वाले के ऊपर केस कर दिया कि बोले ये हमारा ब्रांड नेम चोरी करके इंडिया में बर्गर किंग चला रहा है, और ये हमारे ट्रेडमार्क, क्योंकि उनका तो नाम जो है रजिस्टर्ड है बर्गर किंग, तो बोले उसके साथ ये मैच हो रहा है, इसको बोलो नाम चेंज करे या हमें कॉम्पनसेशन दे। अब ये केस कोर्ट में लास्ट 13 साल से चल रहा था, अभी रिजल्ट आया है लास्ट मंथ, और इसलिए वापस वो मीडिया में ट्रेंडिंग हुआ। अब वो जो बर्गर किंग कैफे वाला है उसने बोला कि यार मैं आपका नाम, आपका लोगो चोरी नहीं किया है, आप जब इंडिया में नहीं थे ना, मैं तब से यहाँ पे चला रहा हूँ। तो बर्गर किंग इज अ कॉमन नेम, कोई बहुत यूनिक सा या अलग सा नाम तो रखा नहीं, सिंपल नाम रखा है। और ये चीज मैं इंडिया में जो चला रहा था, तो बर्गर किंग यूएस वाला इंडिया में था भी नहीं, आप लोग बाद में आए हो, आप यूएस में थे। अब दुनिया के किसी कोने में अगर किसी कैफे का नाम कुछ भी होगा तो मैं वो नाम यहाँ पे नहीं रख सकता, ऐसा कौन सा रूल है। तो आपके आने के बाद अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ और आप बोलते हो तो बात समझ आती है, लेकिन मैं तो पहले से यूज कर रहा था, तो कॉपी करने वाली तो कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। अब ये जब आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चले तो केस काफी लंबा चला। फाइनली कोर्ट ने डिसीजन
वो पुणे वाले कैफे के फेवर में दिया और बोला कि बात तो सही है, इसने कॉपी किया है ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं, और बर्गर किंग बाद में इंडिया में आया है, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली इसको मना नहीं कर सकते कि भाई आप बंद कर दो। अब वो अभी भी बर्गर किंग के नाम से ऑफिशियली अपना कैफे चला रहा है, और अब तो कोर्ट का डिसीजन भी उसके फेवर में आ चुका है। अब उसकी सोचो ब्रांडिंग मार्केटिंग कितनी हो गई, क्योंकि जैसे ये केस मीडिया में जब जब आता है ना, तो अपने ये फूड इन्फ्लुएंसर नहीं होते, इंस्टा वाले, यूट्यूब वाले, फ्री में खाना खाने पहुंच जाते हैं, तो वीडियो कैमरा ही तो चाहिए, बोले मेरे इतने फॉलोअर है, आपका वो ब्लॉग बना दूंगा, एक बर्गर खिला दो, और उसको बर्गर खिला दिया, वो वीडियो बना रहा है, वो कैफे की प्रमोशन अपने आप हो गई है। तो जितना उसने कोर्ट केस लड़ा ना, वो उसका मार्केटिंग में काम आया, क्योंकि हर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितने फूड ब्लॉगर्स हैं, लाइन लगती है वहाँ पे, और एक्चुअली कैफे चलता भी बहुत है, उसका बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा है, पब्लिक रिव्यू बहुत अच्छा है, और थोड़ा यूनिक स्टाइल का। नॉर्मली बर्गर का जो साइज होता है उसके कंपेरिजन में बहुत बड़े साइज का बर्गर देता है वो, और टेस्ट काफी अच्छा है, फ्रेश खुद का वो ब्रेड बन बनाता है, सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो पब्लिक बहुत प्रीफर करती है, तो लोकल में वैसे ही बहुत फेमस है, और इस केस की वजह से पूरे इंडिया में फेमस है कि भाई वो बर्गर किंग वहाँ का है। अब जो लोग पुणे तक जाते हैं ना घूमने फिरने, तो एक बार फिर वहाँ पे विजिट कर लेते हैं, तो उसकी तो फ्री मार्केटिंग हो गई, तो कोर्ट केस लड़ने का उसको एक बेनिफिट भी हो गया है कि वो चल पड़ा है। तो ये सारी चीजें इतनी टेक्निकल है, आप वो सीखने से पहले बेसिक्स तो क्लियर करो। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो आपके थ्रू होता है, फाइलिंग जो आपको करनी होती है, फॉर्म भरने होते हैं, वैसा। अच्छा, जितनी बातें होंगी इनमें उतने झगड़े भी तो होंगे, मैंने आपको बोला भी था, जिससे अपने बहुत फ्रीक्वेंटली बात करते हैं ना, उससे फिर झगड़ा ज्यादा होता है, जिससे थोड़े थोड़े टाइम में बात होती है ना, उससे इतना डिस्प्यूट नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करेगा? है उसके लिए कोई अथॉरिटी आपके ध्यान में जो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करे? याद आ रहा है कुछ? कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, कोई ट्रिब्यूनल में जाएंगे? एनसीएलटी बात हुई थी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज कॉल्ड एनसीएलटी। एनसीएलटी इज द फर्स्ट लेवल अथॉरिटी। कंपनी और आरओसी के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो यहाँ पे लेके जाएंगे। ये कंपनी लॉ का कोर्ट है। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर केसेस को सॉल्व करता है। अब एनसीएलटी में अगर आप पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ या फैमिली का डिस्प्यूट ले जाओगे, वो लोग नहीं सुनेंगे, वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। दिस इज ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, एंड सब्जेक्ट मैटर इज कंपनी लॉ डिस्प्यूट। अगर इसमें केस फाइल हुआ और एक पार्टी जीत गई, एक हार गई, तो जो डिससैटिस्फाइड पार्टी है इसके डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये सेकेंड लेवल अथॉरिटी हो गई। दिस इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, सेम लेवल पे माना जाता है। इसके डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे सेक्शंस में कंपनी लॉ में लिखा है कि दिस इज द लास्ट अथॉरिटी, और कितने केसेस में ऐसा होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो फिर वो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, वैसा है। तो ये पूरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी एक्ट के साथ साथ सेट किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों के झगड़े में ये इनका काम तो रेगुलर रहता ही है। अब एनसीएलटी में कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम भी आप ही करते हैं, एंड यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी। तो हमने जब सीएसडब्ल्यूटी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन, जिसमें वर्क स्कोप दे रखा था कि एक सीएस क्या क्या काम करता है, तो उसमें ना एक कंसल्टेंसी और रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज। तो रिप्रेजेंटेटिव में आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आरओसी के खिलाफ एनसीएलटी में केस लड़ सकते हो एज ए लॉयर, तो वो अथॉरिटी भी आपके पास यहाँ पे होती है। तो अपना वर्क स्कोप तो हर जगह रहने ही वाला है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपके थ्रू, तो पहले आप कम्युनिकेशन करो, झगड़ा करवाओ, फिर झगड़े को सॉर्ट आउट करने एनसीएलटी ले जाओ। इसकी फीस अलग चार्ज करो, उसकी फीस अलग चार्ज करो, ठीक है? तो हर जगह से पैसे कमा सकते हो, वो टेंशन नहीं है। बट ये सारा स्कोप भी आपका यहाँ पे रहता है। तो एक एमसीए वाला पार्ट हो गया, एक एनसीएलटी वाला पार्ट हो गया, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में देखा। मेजरली तो पॉइंट्स इसमें मैंने बता दिए, कुछ बचता है तो देख लेते हैं। तो फिर आपको एक बार एक्ट के दर्शन करवा दूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ने से पहले ना एक्ट के दर्शन कर लेते हैं। हाथ जोड़ लेना इसके आगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लो, कंपनीज एक्ट का और अमेंडमेंट एक्ट का, थोड़ा आइडिया रहेगा। देखो ये है, दिस इज कंपनीज एक्ट 2013। ये आपका इंडेक्स है उसका, जो 29 चैप्टर्स हम देख रहे थे ना, ये चैप्टर्स आपको यहाँ दिखेंगे। तो एक आइडिया ले लो, बहुत काम आएगा ये। चैप्टर नंबर 1,
इसका टाइटल है प्रिलिमिनरी। इसके अंदर दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 इज रिलेटेड टू द टाइटल। टाइटल मतलब द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट मतलब वो कहाँ तक एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में, कमेंसमेंट कब से हुआ और उसको एप्लीकेशन कैसे होगा। सेक्शन 2 इज डेफिनेशन सेक्शन। थोड़ा बहुत आपको डब्ल्यूटी याद हो, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी विच इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, सेक्शन 2 क्लॉज 20, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आया चैप्टर नंबर 2। इसका टाइटल है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल। तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, 3 से लेके 22। पढ़ेंगे बीच में तो बताऊंगा। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस की बात करेगा। देखो बहुत सीक्वेंशियली रखा हुआ है, तो रैंडमली सेक्शंस प्लेस नहीं है कि 470 में कुछ भी कहीं भी लिख दिया है। अब एक ब्लॉक बना दिया। प्रोस्पेक्टस मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप आईपीओ इशू करते हो, कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है वो सारे ही है लाइन में। उसमें भी पार्ट्स है, प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये सब आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ से सारे सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। हर सेक्शन में शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बोनस शेयर, राइट शेयर, ये सब चीजों की बात ही होगी। ऐसे चलता रहेगा। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चैप्टर 5, चार्जेस पढ़ेंगे, ये सब अपने चैप्टर्स हैं, सब पढ़ने वाले। डिविडेंड, ये भी पूरा चैप्टर है अपने, चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है आपके नोट्स में, इसी बुक में है, 123 से लेके 127। अब क्या, जब डिविडेंड की बात होगी ना तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि हाँ यही सेक्शन होंगे। 123 की सीरीज है, इसी में कहीं ना कहीं डिविडेंड वाला टॉपिक होगा। तो सेक्शन नंबर याद करना इतना ट्रबलसम नहीं जितना अपन सोचते हैं। रैंडमली प्लेस्ड हो तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, बट एक ब्लॉक पता हो तो मालूम रहता है कि इसके बीच में होगा, तो एटलीस्ट सीरीज तो ध्यान में आ जाती है, तो सेक्शन याद हो जाते हैं। ये भी एक चैप्टर है अपना, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, चैप्टर 9A। ये सारे सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, लाइन में है सारे, ठीक है। वैसा है ऑडिट वाला चैप्टर है 9B, ये सारे सेक्शंस आ गए। फिर डायरेक्टर्स वाला ब्लॉक स्टार्ट होता है 149, तो आपको शायद याद भी होगा, डब्ल्यूटी में भी था ना 149। तो ये पूरी सीरीज है। स्मॉल शेयर होल्डर पढ़ा था 151, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था 152, डिन नंबर की बात हुई थी, ये सब पढ़ चुके हैं। ये भी एक आंसर था, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 166 आपके नोट्स में था ये। बोर्ड मीटिंग वाला टॉपिक याद करो, बोर्ड मीटिंग और कोरम, ये दो सेक्शंस अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये सब उन्होंने बेसिक थोड़ा बहुत बताया हुआ था। पावर्स ऑफ बोर्ड की बात हुई थी 179, पूरा लिस्ट है। ये सारे सेक्शंस हैं, 470 तक पूरी लिस्ट जाएगी। ये आ गया लास्ट चैप्टर, रोमन में है, चैप्टर नंबर 29, और ये सारे सेक्शंस। डॉर्मेंट कंपनी पढ़ा था 455, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बिट्स एंड पीसेस में पढ़ी हुई है। और लास्ट में वो 7 शेड्यूल्स, ये भी बात हुई थी, याद है कुछ? 7 शेड्यूल्स मैंने बताया था, लिस्ट होती है, तो सेक्शन में कोई भी चीज़ों को लिस्ट करना हो तो फिर अलग से एक शेड्यूल दे देते हैं। CSR वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्ट्रक्चरिंग वाला, सॉरी वो वाला CSR वाला पार्ट। तो उसमें हमने देखा जो लास्ट शेड्यूल 7 था, दैट वाज अ लिस्ट। तो जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फुलफिल करनी होती है उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल नंबर 7 में दे रखी होती है। वैसा है वो, याद है? अलग अलग जगह हम सोशल सर्विस करते हैं, क्योंकि CSR एक्टिविटी कहाँ पे हो सकती है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, पुअर पीपल है उनके लिए फूड या ऐसा कुछ सप्लाई करने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, वो सब लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरीके से एक एक्ट को प्रेजेंट किया जाता है, ये आपका कंपनीज एक्ट है। तो देखो यहाँ से एक्ट स्टार्ट होगा, सेक्शन नंबर 1 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे इसको इम्पोज किया गया है। दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये सब डेफिनेशन आ गई। तो 20 नंबर की डेफिनेशन थी ना अपनी, ये कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, लिस्ट है। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और शेड्यूल 7 देखना है तो एकदम लास्ट में। ये शेड्यूल 7, सेक्शन 135 CSR।
यही पूरी लिस्ट पढ़ी थी आपने, अब देखो अगर पढ़ोगे तो आपको डब्ल्यूटी वाला आंसर याद आएगा। हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, यही लिस्ट थी। एग्जैक्टली आपका टॉपिक है वो पूरा। दिस इज शेड्यूल नंबर 7। तो सेक्शन 135 में ये बात वहां पे पूरी ऐसे लिस्ट नहीं की है। 135 में ऐसे लिखा है कि रिफर शेड्यूल 7 टू नो अबाउट द CSR एक्टिविटीज, और फिर आप लास्ट में आके देखोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। वैसे तो इस तरीके से इसका पूरा प्रेजेंटेशन किया जाता है। जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है वो सबका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो ये आपका एक्ट यहाँ पे एंड हुआ। नाउ दिस इज द मेन एक्ट। जो पूरा एक्ट है वो इस तरीके से दिखेगा। अब साथ में हम बात कर रहे थे जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कैसा दिखता है वो भी देख लो। मैंने आपको बोला कंप्लीट एक्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ चेंजेस होते हैं। ये ले लेते हैं 2019 वाला एक्ट, कोई भी देख सकते हैं रेफरेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। बहुत बार ऐसा पढ़ने को मिलता है, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र बोलते हैं हिंदी में। नेशनल एम्बलम होता है, ये इंग्लिश में इसका टाइटल है। सरकार कोई भी चीज जब इम्पोज करती है, नोटिफाई करती है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करती है। ये उसका प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है, PDF में, ऐसे ही पहले प्रिंट आउट आती थी। ये प्रेजेंटेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। ये देखना, डेट पे ध्यान देना। वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी आपको डेट लिखी हुई मिलेगी। चलिए, तो ये जो कैलेंडर दे रखा है ना, ये अपना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास है ना, तो वो रिलेट हो जाएगा, तो वो बोला हुआ है। चलो अब देखो, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये डॉक्यूमेंट देखना सिर्फ 11 पेज का है, 11 पेजेस ओनली। अब इसमें आपको सारे सेक्शंस नहीं मिलेंगे। 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, जिन जिन सेक्शंस में जहां जहां चेंजेस किए ना, सिर्फ वही सेक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और वो लिखा भी होता है, बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इफेक्टिव डेट है 31 जुलाई 2019 एंड एक्ट फर्दर टू अमेंड द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्लैरिफाई किया। देख लो यहाँ साइड पे लिखा होता है कहाँ कहाँ पे चेंजेस है। अमेंडमेंट 2 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 41। तो जो मेन एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 41 में डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन में ये सारे चेंजेस किए। चेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो। नया सेक्शन ऐड किया 10 कैपिटल A, तो वो मेंशन कर दिया। सेक्शन 12 में कुछ अमेंडमेंट है, बोला आफ्टर सबसेक्शन 9 फॉलोइंग सबसेक्शन इज इंसर्टेड, नया सबसेक्शन ऐड किया। तो ऐसे चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते हैं, तो बहुत इजीली आप रिलेट कर सकते हो। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 14, अमेंडमेंट ऑफ 26, देखिए ये पूरा चलता रहेगा। अब जितने भी सेक्शन उनको अमेंड करने थे, वो सारे यहाँ पे एक साथ अमेंड करके रख दिए। ये डॉक्यूमेंट आपको दे दिया। अब जो भी इंसान कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहा है, उसको ये साथ में देखना है, ये लेटेस्ट है, अमेंडमेंट है, तो इसके साथ उसको सेक्शन को रिलेट करना है वैसा। तो देखो सारे सेक्शन में चेंजेस नहीं है, जहां जहां पे है वो आपको लिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएगी। आया समझ में, क्लियर हो? तो दिस इज अमेंडमेंट एक्ट। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स का एक आपको सैंपल बता दिया, तो ध्यान में रहेगा। चलिए, अब इंट्रोडक्शन में मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो गई है। आपके नोट्स में कंटेंट आप देखो तो सेम कंटेंट है जो डब्ल्यूटी में था, कोई चेंज नहीं है, वही मैटर है पूरा। जे ईरानी वाला बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। जे ईरानी वाला कोई आंसर ऐसे लर्न करके नहीं जाना है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो उतना ही आप खाली एक बार रीड कर लो तो भी काफी है, लर्न नहीं करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी बात हुई थी, वो भी एक आंसर यहाँ पे दे रखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट क्या था कि गवर्नमेंट को इंडिया में बिजनेस करना आसान बनाना है। ठीक है, अभी तक की अपनी इंप्रेशन ऐसी है कि बिजनेस करना बहुत टफ है, एक्चुअली अभी भी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सुधारने की। बट जो यहाँ के लोग हैं ना, वो नहीं सुधर सकते। कानून सुधर सकता है, पब्लिक नहीं सुधर सकती। आप जैसे ही अपना थोड़ा सा बिजनेस सेटअप करने जाओगे ना, सारी एजेंसी वाले पैसे खाने आ जाते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, लाइसेंसिंग ऑफिसर हो, XYZ कोई भी पर्सन हो, जिसके पास पावर है ना आपको परमिशन देने का, आपके ऊपर चेक रखने का, वो खर्चा कराने पैसे मांगने आ जाएगा। तो आप काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार मैं अपने लिए बिजनेस शुरू कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अभी तो मैंने कमाना शुरू किया नहीं कि हर चीज का नोटिस लेके आ जाते हो। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, XYZ आ जाएंगे, हर कोई आपसे खर्चा कराएगा, तो थोड़ा टफ हो जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि यार इससे इंप्रेशन खराब होती है, हमें चीजों को ईजी बनाना है। तो जल्दी से जल्दी आपको कंपनीज का रजिस्ट्रेशन मिले, GST नंबर जल्दी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन फटाफट मिल जाए,
म्यूनिसिपल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो ऑनलाइन हो जाए, तो जितना क्विकली आप ये सब कर पाओगे उतना लोग इंटरेस्ट लेंगे बिजनेस करने में, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो कंपनीज एक्ट के साथ को रिलेट होता है, तो उसका एक उन्होंने इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है वैसा है। ये भी आपको वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है, जनरल आंसर है, एक बार रीडिंग लेवल पे रखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से जो है वो बुक वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो हमें लैंग्वेज के साथ देखना होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हमने सब देखा हुआ है, तो ये आपको एक बार रिवाइज कराना है, लेकिन ये आज नहीं रख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टॉपिक आपका शॉर्ट ही रखूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पे ना अपने कल बात करेंगे, और लैंग्वेज और केस लॉज के साथ आपको पूरा मैं रिलेट करा दूंगा, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो कल का टारगेट रखेंगे इसको खत्म करना है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कुछ पूछना है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, बस तो कल कंटिन्यू करेंगे।